और कहा यूं गया कि मुस्कुराना तो सबको आता है, मुस्कुराना तो सबको आता है, सब तरसते हैं एक बहाने को। मैं एक बहाना आपको दे रहा हूं मुस्कुराने के लिए, व्यंग के लिए। जोरदार तालियां पंकज प्रसून जी के लिए। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी। बहुत अच्छा परिचय देके भी इन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए आभारी हूँ। वैलेंटाइन की बात कर रहे थे। अच्छा, वैलेंटाइन और क्वारंटाइन में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब क्वारंटाइन होता है तो हम लोग एक एक कुर्सी छोड़ के बैठते हैं, जो वैलेंटाइन होता है तो जगह ही कहाँ बचती है। छोटा सा अंतर होता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन होता है और जो क्वारंटाइन है वो भी 14 ही दिन का होता है। होता हो ताली वाली बजा दीजिए, कुछ अच्छा लगे फिर। अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इतने सारे साहित्यकार बैठे हुए हैं, आप सामान्य श्रोता नहीं हैं। आदरणीय राजेश श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं, हरिओम सर बैठे हुए हैं, आप सारे साहित्यकार हैं। आपको भी आपके लेवल की कविता सुनाई नहीं गई, मुझे ऐसा प्रतीत होता है अंदर से। आपके स्तर की कविता अभी तक हुई ही नहीं है। अच्छा, मैंने तो कविता के स्तर को बढ़ाने का ठेका लिया हुआ है, तो मैं बढ़ाता हूँ हमेशा। मुझे 5 भाषाएं आती हैं: राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा और 5वीं हिंदी भाषा। तो आप समझ गए होंगे कि नहीं, 5 आती है आपको, कि कितना मैं ज्ञानी पुरुष हूँ। और ये मैं बताऊँ, जब ये इधर ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रसिया, चाइना, बांग्लादेश, हर जगह कविता पढ़ ली। ना कोई पासपोर्ट, ना कोई वीज़ा, ना कोई होटल का इंतज़ाम, ना कोई गाड़ी का इंतज़ाम, ऑनलाइन पढ़ा। इसीलिए आप अंतर्राष्ट्रीय हो गए। अंतर्राष्ट्रीय हो गए। अरे इसने तो अंतर्राष्ट्रीय होने का मौका दे दिया सारे कवियों को। अब तो मैं देखता हूँ बहुत सारे साहित्यकार गांव के बढ़िया रजाई के अंदर बीड़ी सुलगा के बढ़िया दोहा पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हुए जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा काम किया इस दौरान इसने, बहुत अच्छा। आइए आपको सुनाता हूँ आपके स्तर की कविता जो अभी तक नहीं हुई है। शहबाज तालिब बहुत अच्छे शायर हैं, मैंने भी कोशिश करी है ऊपर की कविताएं कहने की। सुनिएगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए। आदरणीय हरिओम साहब को फिर से वाह 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 वाह, फिर से हाई लेवल की है। हाँ। अब आप लोगों को कोई हल्की कविता सुनाऊंगा मैं? लिफाफा भी मोटा है तो कविता कैसे छोटी हो सकती? सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। पीछे 2-4 लोगों ने बजाई है ताली, भाई आहा कर दीजिए। आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप निश्चित रूप से लगता है कि राज्य कर्मचारी होते हुए आप आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं। फिर से सुन लीजिए कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू अजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। क्या बात है पंकज, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अब हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान में बिल्कुल यही हो रहा है। अब इस बात पे ताली बजाइए। वो कह के नहीं समझ पा रहे हैं, हम सह के नहीं समझ पा रहे हैं, ताली बराबर बजाते जा रहे हैं। आपको पसंद आई सर? सामने न्यायमूर्ति जी बैठे हुए हैं, न्यायमूर्ति जी को कलम दी गई, अच्छा हुआ आपको हथौड़ा नहीं दिया गया। आइए मैं आपको कुछ और व्यंग की कविताएं सुनाता हूं। यहाँ पर साहित्यकारों का सम्मान किया गया, मैंने गड्ढों का सम्मान किया था। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि गड्ढे जीवन में बड़े ज़रूरी होते हैं। गड्ढे हमारी चेतना में वृद्धि करते हैं, जीवन में अचानक आने वाले संकट का सामना करना सिखाते हैं। यह मत कहिए कि ई रिक्शा गड्ढे में गिर गया है, बल्कि यह कहिए ई रिक्शा गड्ढे के सम्मान में नतमस्तक हो गया है। सोच बदलिए थोड़ी सी, बड़ा सकारात्मक होता है गड्ढा। दुनिया की सारी बड़ी सभ्यताएं
गड्ढों से ही प्राप्त हुई हैं, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदाड़ो हो। अगर आपके घर के बगल में सड़क पे कोई गड्ढा है तो हो सकता है कोई नई सभ्यता की निवास कर रही हो। अच्छा है। मैंने एक लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर से पूछा कि सड़कों पे इतने गड्ढे क्यों हैं। उसने कहा कि गड्ढे होने से वाटर लेवल ऊपर आता है। का गड्ढों का वाटर लेवल से क्या संबंध है? उसने कहा बहुत गहरा संबंध है। अगर सड़कों पर गड्ढे होंगे तो बारिश का पानी गड्ढों में एकत्रित होगा, और अगर बारिश का पानी गड्ढों में एकत्रित होगा तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। पानी की ज्यादा कमी है तो सड़कों पे करनी पड़ रही है। इसी को वैज्ञानिक भी कहते हैं। अब 4 लाइनें सुन लीजिए। इतने उत्साहित हैं भैया जाने क्या कर जाएंगे, इतना प्यार करो ना हमसे जीते जी मर जाएंगे। मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेगा यूपी, वो बोले बारिश आने तो सब गड्ढे भर जाएंगे। इसी तरह से हमारे यहाँ वायदे पूरे होते रहते हैं। कोरोना काल की बात की थी, वैलेंटाइन की भी बात की थी। अच्छा, शायर बड़े संकोची स्वभाव का होता है। शहबाज तालिब अगर किसी फूल की बगिया में खड़े हैं तो ये क्या सोच रहे होंगे? सोचिए रोज डे है और मेरी 4 लाइनें सुनिए। बहुत संकोची, मन ही मन प्रेम करता है शायर। एक्चुअल प्रेम नहीं कर पाता है, वो वर्चुअल प्रेम करता है। सारे देखो वर्चुअल वाले ही बैठे हुए हैं। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि जिसको अपना ही ना पाया फिर उसको मैं छोड़ूं क्यों। सोच रहा है, संकोच कर रहा है। जिसको अपना ही ना पाया फिर उसको मैं छोड़ूं क्यों, और जिसको जान से जोड़ लिया है उसको दिल से जोड़ूं क्यों। और खड़ा खड़ा मैं फुलवारी में बड़ी देर से सोच रहा, उस गुलाब को पाने खातिर इस गुलाब को तोड़ूं क्यों। देखिए ये एक अना है। क्या बढ़िया शेर सुनाया कि ठोकरों में क्या समंदर निकल आते हैं। मतलब ये शायर अना का एकदम मारा होता है, 2 मिनट में क्या ना कर दे। सब सर्वाधिक अना शायरों के पास होती है तो वीर रस के कवियों के पास होती है। तो आइए अब देखिए, एक शायर रोज डे पर रोज लेकर के गया। वैलेंटाइन की बात कर लेता हूँ। अब देखिए उसने रोज फेंक दिया। अब शायर क्या करेगा? उसने शेर लिख दिया कि उसने फूल को मसल के फेंक दिया। अगली पंक्ति अच्छी आ जाए तो ताली बजाना। उसने फूल को मसल के फेंक दिया, मैंने भी तो मतला मसल के फेंक दिया। और शायर और क्या कर सकता है। अच्छा गया। आइए आपको एक और व्यंग्य की कविता सुनाता हूँ। हमारे देश में 2 तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। हमारे देश में 2 तरह के गांधीवादी पाए जाते हैं। पहले वो जो महात्मा गांधी मार्ग पर चलते हैं और दूसरे वो जो महात्मा गांधी मार्ग बनवाते हैं। मैंने मार्ग बनवाने वाले से पूछा, ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। अगली पंक्ति पर लगे कोई अच्छा व्यंग हो गया है तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने पूछा ये कैसा गांधी मार्ग है जहां सीवर खुला है, पानी बह रहा है, सड़क खुदी है, उस पर रोड़े ही रोड़े हैं। वो बोले गांधी के पथ पर चलना आसान थोड़े है। अच्छा है। पिछले दिनों जब बजट आया तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी जो बड़ी वायरल हुई। वो 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखता हूं। उसके बाद में एक व्यंग फिर एक कविता। और कि मैंने लिखा था जो बजट में मिलता क्या है कि गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को रिबेट। गरीबों को मिली सब्सिडी, अमीरों को रिबेट, मिडिल क्लास वालों टीवी देखो तुमको मिली डिबेट। अच्छा है। अब एक व्यंग और सुन लीजिए। मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है
और अगली पंक्ति पर आज के ज़माने का सबसे बड़ा सच सामने आ जाए तो तालियां बजाइएगा। कुत्ता बोला कि संपादक बोला, कुत्ते माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज़ एंकर के नाम दर्ज है, किसी न्यूज़ एंकर के नाम दर्ज है। बहुत बहुत आभार। और वो कविता पढ़ देता हूँ जो मेरी आखिरी कविता होगी। लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। ये कविता वास्तव में 100 मिलियन बार देखी गई, इसके व्यूज हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि हर देशवासी के पास ये कविता पहुँच चुकी है। मैं उस कविता को पढ़ना चाहता हूँ। मैं अक्सर लखनऊ की लड़कियों को देखता हूँ आईटी चौराहे पर, तो राइट इंडिकेटर दे करके लेफ्ट को मुड़ जाती हैं, तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ की महिलाएं सशक्त हो गई हैं। स्कूटी कभी मैं चलाते हुए देखता हूँ तो वो ब्रेक ही नहीं लगाती हैं, वो पैर से रोक देती हैं, कभी नहीं लगाती। हमको लगता है कि कितनी सशक्त हैं यहाँ की महिलाएं। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ कि विवेकानंद जी के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि माँ का स्थान ही इतना बड़ा क्यों होता है, पिता का स्थान इतना बड़ा क्यों नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ये लो 2 किलो का पत्थर ले जाओ, इसको अपने पेट पर बांध लेना और 7 दिन बाद मेरे पास आना, मैं आपको बताऊंगा। वो 2 किलो का पत्थर लेके गया, वो पेट में बांधा उसने, वो 4 घंटे नहीं रह पाया। वापस लौट करके विवेकानंद के पास वो आया और कहा मैं तो इसको 4 घंटे नहीं बांध पाया हूँ। तो उन्होंने जवाब दिया, तुम 4 घंटे 2 किलो के एक पत्थर को अपने पेट में नहीं बांध पाए, और जो एक माँ होती है वो 9 महीने एक संतान को अपने पेट में रखती है, इसलिए माँ का स्थान सबसे बड़ा होता है। ये पंक्तियाँ सुनिए, वो मेरी वो कविता, थोड़ा आपका मन चाहता हूँ कि मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी। मैंने देखा एक लड़की महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना पड़ता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। उसे लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, ऑटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, ना जाने कितनों के बैड टच से। वो अपने आप से भी लड़ती है, वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा ये दर्द सताता है कि 3 बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठ जाता है। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए, अरे वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है, और ज़रूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है, तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मिली बन के लड़ती है, तो कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है। कभी रजिया कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी रजिया कभी अपाला बन के लड़ती है। कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है। कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है, कभी नफरत, कभी अभाव में लड़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा बन के चुनाव में लड़ती है। प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, और जरूरत पड़े तो मेरी कौम बन के लड़ती है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कभी दुर्गावती कभी दामिनी बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती कभी दामिनी बन के लड़ती है। और अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाए और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है। और अंतिम की वो 2 पंक्तियां जिनकी वजह से मैंने पूरी कविता लिखी, उन कविताओं को, उस अंतिम लाइनों को पढ़ता हूँ। आखिर ऐसा है क्यों? मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। उसने लड़ने की ये शक्ति
यूं ही नहीं पाई है, अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई है, पेट के अंदर लड़के आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियां मेरे ख्याल से इस भाव को जीने के लिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए, इतनी नारी शक्तियां यहाँ पे हैं। चंपा हर श्रृंगार बेटियां, खुशबू का संसार बेटियां, आधी तूफानों से बेटे, शीतल मंद बयार बेटियां। हम कहीं वैलेंटाइन की तरफ जा रहे थे, लेकिन थोड़ी देर अभी हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो माहौल बना दिया उस माहौल को थोड़ी देर जी लेने दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बेटियों का कोई घर नहीं होता। मैं भी एक पोस्ट कहीं पढ़ रहा था, या तो उनका मायका होता है या उनकी ससुराल होती है, उनका अपना कोई घर नहीं होता, जबकि वो सभी घरों को पालती हैं। ये हमारा, और पंकज प्रसून जी को मैं बधाई देना चाहूँगा। अभी तो मेरे ख्याल से इनके बच्चे कभी छोटे हैं, इन्होंने कैसे इस चीज़ को जी लिया, कैसे इस भावना को जी लिया, कैसे इस एहसास को जी लिया। एक बार जोरदार तालियां बजाइए फिर से इस व्यंग्यात्मक कवि के लिए, बहुत ही शानदार कविता के लिए। और आइए, मैं इसी भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने बीच मौजूद सोनरूपा विशाल जी को बुलाना चाहूँगा। मैं ज़्यादा समय बिल्कुल संचालन में नहीं लेना चाहता, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कविताएं पढ़ सकूं, सुन सकें हम सभी लोग। सोनरूपा विशाल एक बहुत बड़ा नाम, जिसके बारे में ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। इसी कविता के पृष्ठभूमि में आपको मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा कि आपका जो इच्छा हो, आपकी जो मन हो, आप वहाँ से शुरू करो और जहाँ इच्छा हो वहाँ पे ख़त्म करें। जोरदार तालियों के साथ सोनरूपा विशाल जी। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, और इस कार्यक्रम के लिए जितनी भी खूबसूरत उपमाएं हो सकती हैं, वो सारी उपमाएं मैं आज के कार्यक्रम को देना चाहती हूँ। और ऐसे कार्यक्रम की जो मुख्य उद्देश्य होते हैं वो दरअसल ये होते हैं कि आजकल शक्ल से ज़्यादा जहन से खूबसूरत लोगों की आवश्यकता है, और ऐसे कार्यक्रम इस उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर 4 पंक्तियां मैं आप सबको देना चाहती हूँ, फिर अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। कि इस नदी में रवानी रहेगी सदा, ये धरा भी तो धानी रहेगी सदा, प्यार का एक कथानक जिएंगे अगर, फिर हमारी कहानी रहेगी सदा, फिर हमारी कहानी रहेगी सदा। और जैसे कि अखिलेश जी ने कहा कि वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ श्रृंगार के रंग, कुछ प्रेम के रंग आप सबके बीच निवेदित करूं। स्वागत है। प्रेम पूरी तरह से खोकर पाने का नाम होता है। एक मुक्तक आप सबके बीच निवेदित करती हूँ। स्वागत है सोनरूपा। कि दर्द का आकलन नहीं होता, दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। प्यार में डूबना ही पड़ता है, आचमन नहीं होता। फूल हूँ मैं बहार जैसा वो, फूल हूँ मैं बहार जैसा, सुर हूँ मैं और सितार जैसा वो, मैं हूँ नग़मा मिलन की घड़ियों का, मैं हूँ नग़मा मिलन की घड़ियों का, और नग़मा निगार जैसा वो, और नग़मा
निगार जैसा वो। और जंजीरों से भी प्रेम हो जाता है। तब मैं कहना चाहती हूँ स्वागत है कि मैं जो आगे निकल नहीं पाई, मैं जो आगे निकल नहीं पाई, छोड़कर तुझको चल नहीं पाई, तू भी लिख कर नसीब भूल गया, तू भी लिख कर नसीब भूल गया, मैं भी किस्मत बदल नहीं पाई, मैं भी किस्मत। क्या बात है सोनरूपा जी, जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति, बहुत ही मीठी प्रस्तुति। फूल ज्यादा हो गए तुम्हारे पास लग रहा है। और कुछ अलग रंग की बात करने की कोशिश करती हूँ, थोड़े से नहीं, संजीदा बहुत ये अच्छा माहौल है। हो गया। आप यही सुनाओ, बहुत बढ़िया लग रहा है, लोग महसूस कर रहे हैं। कि तमन्नाएं ठिकाना चाहती हैं, तमन्नाएं ठिकाना चाहती हैं, तेरे पहलू में आना चाहती हैं, तमन्नाएं ठिकाना। क्या बात है। जरा नजदीक आकर बैठिएगा, जरा नजदीक आकर बैठिएगा, ये आँखें आबोदाना चाहती हैं। क्या इस्तेमाल है आबोदाना का, बहुत बढ़िया सोनरूपा। आबोदाना चाहती हैं, चाहती हैं, बदन के रंग रुखसत हो रहे हैं, बदन के रंग रुखसत हो रहे हैं, बदन के रंग रुखसत हो रहे हैं, मगर सांसें निभाना चाहती हैं, मगर सांसें निभाना चाहती हैं, निभाना चाहती हैं। और ये शेर देख लीजिएगा, बहुत प्यारा शेर है, बहुत प्यारी प्रस्तुति। हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, तेरे पहलू में आना चाहती है, तमन्नाएं ठिकाना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती हैं, किताबें कुछ पढ़ाना। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत मन से सुना, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो कुछ अच्छा मैं लिख पाई। बहुत वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सारे लोग पढ़ने में कमजोर थे, आज ही समझ में आया है। एक गीत के एक दो बंद मैं सुनाना चाहती हूँ, उससे पहले एक दो शेर ये सुन लीजिएगा। कि यही छोटा सा गहना चाहिए था, यही छोटा सा गहना चाहिए था, तुम्हारा प्यार पूरा चाहिए था, यही छोटा सा गहना चाहिए था, तुम्हारा प्यार पूरा चाहिए था, भले एक काठ का बिस्तर ही होता, भले एक काठ का बिस्तर ही होता,
मगर बाहों का तकिया चाहिए था, अच्छा, मगर बाहों का तकिया चाहिए था। और तुम्हें भी ध्यान में रखता है कोई, तुम्हें ही परवेश जी को फूल ध्यान दिया में जाए। रखता है कोई, तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए था। तुम्हें ही ध्यान में रखता है क्या कोई, बात है, सुन रहे हो, बहुत तुम्हें बढ़िया, ये ध्यान रखना बहुत अच्छा। चाहिए था। तो एक गीत के एक दो बंद सुना देती नहीं हूँ। 3-4 सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं आज थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा गला काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ। चाय पिलाई जाए भाई। कि पूर्ण चंद्र सा प्यार है मेरा, पर जुगनू सा प्यार तुम्हारा। बहुत संजीदा सा गीत है और बहुत तालियां भी इस पे अपेक्षित नहीं है, बस मन से सुन लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कि पूर्ण चंद्र सा प्यार है मेरा, पर जुगनू सा प्यार तुम्हारा, इसीलिए अब तक अनगाया है ये जीवन गीत हमारा। पूर्ण चंद्र सा प्यार है मेरा, पर जुगनू सा प्यार तुम्हारा, इसीलिए अब तक अनगाया है ये जीवन गीत हमारा। पूर्ण चंद्र सा प्यार हमारा था एक पौधा, हमने मिलकर वृक्ष बनाया, लेकिन पतझड़ मेरे हिस्से तुमने केवल चाही छाया। तुम मीठा जल पीने वाले, तुम मीठा जल पीने वाले, कैसे पीते पानी खारा, इसीलिए अब तक अनगाया है ये जीवन गीत हमारा। पूर्ण चंद्र सा। और बंदे विदित करती हूँ। बहुत प्यारा है। तुम यदि साधन साध्य समझते, हम दोनों अमृत घट भरते, एक दूजे को सृजते सृजते, अंतर मन पर सत्य धरते। तुम यदि साधन साध्य समझते, हम दोनों अमृत घट भरते, एक दूजे को सृजते सृजते, अंतर मन पर सत्य धरते। निष्ठा पूछ रही क्यों तुमने, निष्ठा प्रश्न पूछती तुमने, मुझको शनै शनै क्यों हारा, इसीलिए अब तक अनगाया है ये जीवन गीत हमारा। पूर्ण चंद्र सा। और अंतिम बंदे विदित करती हूँ। बहुत शानदार। दीवारों की दरकन पर मैं कब तक एक पैबंद लगाऊं, कब तक कड़वे पान के पत्ते पर मिश्री गुलकंद लगाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात है। दीवारों की दरकन पर मैं कब तक एक पैबंद लगाऊं, कब तक कड़वे पान के पत्ते पर मिश्री गुलकंद लगाऊं। डूब रही सांसों को देना, डूब रही सांसों को देना, है मुझको अब शीघ्र किनारा, इसीलिए अब तक अनगाया है ये जीवन गीत हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप तालियां और बजा सकते हैं, हमें कदापि दिक्कत नहीं है। हमारे इस मंच पे, इस महफिल में, ये जो लिस्ट लगी हुई है सरकारी टाइप की दिख रही है, इस पे तमाम तरह के डॉक्टर हैं, पीएचडी लोग हैं, असली डॉक्टर, नकली डॉक्टर, इधर उधर के डॉक्टर, कुछ लिखे डॉक्टर, कुछ अनलिखे डॉक्टर। लेकिन ऐसा लगता है कि पीएचडी आज ही पूरी हुई है जब वो 2 लाइनें समझ में आ गई कि हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती हैं। तो आप सभी को इस डिग्री के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और सोनरूपा जी का गला अगर ख़राब था तो ईश्वर करे ऐसा ही खराब रहे, क्योंकि जिस मंथर गति से जैसे नदी चलती है धीरे धीरे, जैसे गज़ल चलती है लहरा के, जिस मंथर गति से आपने बहुत ही प्यारा गीत सुनाया। तो जब तुलसीदास जी को सीता की तारीफ करनी पड़ी तो लिखते लिखते वो रुक जाते हैं कि सुंदरता कहूँ सुंदर करही, या यूँ कहिए कि सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरहूँ विदेह कुमारी। तो मैं कैसे तारीफ कर दूं कि इस कविता की तारीफ हो सके, शायद मैं नहीं कर सकता। और हमारे इतिहास की परंपरा में देखा जाए तो कथन का एक तरीका हुआ, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर हरिओम साहब हिंदी के प्रकांड विद्वान हैं, मालविका जी, और हमारे ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपसे जजमेंट भी बहुत अच्छा हुआ करेगा, क्योंकि पीएचडी भी हम लोग यहाँ अवार्ड कर चुके हैं सभी को। तो तोता मैना की कहानी में बात कही गई कि तोता एक डाल पे तोता बैठा, एक डाल पे मैना, या फिर अकबर बीरबल के माध्यम से कोई बात कही गई। जब रामचरितमानस में बात कहने की बात आई तो शिव और पार्वती के कथानक से बात कही गई। तो एक बार पार्वती ने शिव से पूछा कि प्रेम क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं। शंकर जी हर प्रकार का जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्वती तुम मुझसे प्रेम के बारे में पूछती हो, प्रेम क्या होता है। जिद्दी महिला है, महिला तो जिद्दी होती है, कभी पति जीता ही नहीं उनसे। पार्वती जिद पे पड़ गई कि नहीं प्रेम समझाओ। मैं आपको एक पटकथा रख रहा हूँ आगे के कार्यक्रमों के लिए। तो जब पूछा प्रेम क्या होता है, तो शंकर ने जो प्रेम की परिभाषा दी वो आज के किसी भी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी पढ़ जाइए, वेबस्टर पढ़ जाइए, कहीं नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जब तुम जल गई थी न सती, तो मेरा जब वीराना मेरे अंदर था वो प्रेम था। जब तुम मुझे फिर से पाने के लिए कछुदिन भोजन बार बतासा किए कठिन कछुदिन उपवासा, जब मुझे फिर से पाने के लिए तुम इतने दिनों तक तपस्या करती थी ना, तो वो प्रेम था। जब तुम अन्नपूर्णा बनकर मुझे भोजन कराती हो ना, तो वो प्रेम होता है। जब तुम अपने आप को समर्पित करती हो मुझे, तो मैं अपने आप को इस योग्य पाता हूँ कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, वो प्रेम होता है। प्रेम होता है तब जब मैं राम का नाम लेता हूँ और तुम कहती हो कि राम कौन है, जय सच्चिदानंद जग पावन, राम तुम आपसे बड़े कैसे हो सकते। जब तुम्हारे अंदर जलन होती है कि शंकर राम का नाम क्यों लेते हैं, वो प्रेम है। हम उस प्रेम की परिभाषा को जीना चाहते हैं। और कितना बढ़िया माहौल है, कितना बढ़िया मंच है, कितनी बढ़िया सुर और साहित्य का संगम है। आइए इसके एक कदम को आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम प्रेम तक पहुंचेंगे। मैं अरुण पांडे जी को बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच बहुत दूर से आए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें अपनी कविताओं के साथ डॉक्टर अरुण पांडे जी। असली डॉक्टर हैं ये, अभी अभी हुए हैं। हाँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, मुख्य अतिथि साहब को प्रणाम करता हूँ। और बात यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि प्रसून भाई ने कहा कि मैं यहाँ गया, पता नहीं कहाँ से कविता पढ़ दी। तो ये बताइए प्रसून साहब, जब इतना पढ़ लिख के और काव्य पाठ ही करना था तो इससे बेहतर था कि बिना पढ़े रहते। और मैं भी अगर मैं बोल दूं, अपनी बात करूं, तो पेशे से मैं सर्जन हूं, ऑर्थोपेडिक सर्जन, और फिर भी मैं कविता पाठ कर रहा हूं। तो मैं पंक्तियां समर्पित करता हूं समृद्ध मंच का आशीर्वाद मिले। स्वागत है पांडे जी, स्वागत है। कि प्रथम प्रणाम मां, प्रथम प्रणाम मां, द्वितीय प्रणाम भारती को चाहिए। प्रथम, रुकिए ताली रोकिए, ना असली जगह बजाइएगा। कि प्रथम प्रणाम मां शारदे को करता हूं, द्वितीय प्रणाम मां भारती को चाहिए, और तृतीय प्रणाम इस जनता जनार्दन को, इसलिए जोरदार तालियां ये बात हुई। पंक्तियां समर्पित करता हूं। कैसे हैं हम लोग, हमारे रगों में किसका खून बह रहा है, सुनाना चाहता हूं। तो पहला कवि जो ताली रोक देता है बीच में।
लगना चाहिए कि बाकी डॉक्टरों से मैं अलग डॉक्टर हूं सर, और लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं। दिखाई दे रहा है दोनों। सर को प्रणाम करता हूं। सुनिएगा कि हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत तंबाकू बेचने वाला कोई अभिनेता नहीं हो सकता। मैं सुनाना चाहता हूं इस समृद्ध मंच पर कि कैसा युवाओं के प्रेरणा स्रोत होने किसको चाहिए। पंक्तियां समर्पित करता हूं कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े कि सन 27 वाला वो आगाज चाहिए। याद कीजिए कि 1927 में एक युवा ने क्या कर दिया था कि अंग्रेजी हुकूमत की रूह कांप गई थी। सुनाना चाहता हूं कि बैरियों को दांतों तले उंगली, देखिए बैरियों को दांतों तले पे क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं सुनाता हूं कि बैरियों को दांतों तले उंगली दबानी पड़े, सन 27 वाला वो आगाज चाहिए। युवाओं में जोश भरे जय हिंद नारे लगे, सबके दिलों में वही परवाज चाहिए। और त्याग और बलिदान जिसकी है आन बान, त्याग और बलिदान जिसकी है आन बान, बुराई से लड़ जाए वही बाज चाहिए, कि बुराई से लड़ जाए वही बाज चाहिए। और देश की जो लाज रखे, हिंद को जो पाक रखे, वीर भगत जैसा युवा आज चाहिए, वीर भगत जैसा युवा आज। और कैसे हैं हम कि फलक पे लाख तारे हों, सितारा एक होता है। फलक पे लाख तारे हों, सितारा एक होता है। नजर को बांध दे ऐसा नजारा एक होता है। और गाथाएं फरिश्ते भी सुना के गर्व करते हों, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है, लालों का लाल लाखों में भगत सिंह एक होता है। और पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, कुछ सवैया सुनाना चाहता हूं सर, क्योंकि साहित्यिक मंच है। मैं चाहता हूं कि ओज में सवैया कैसे लिखा जाता है सर, आपको समर्पित करना चाहता हूं कि माटी पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा, माटी पावन है भारत की, भारत मेरा सबसे प्यारा। गंगा जमुना कल कल करती, बहती लेकर पावन धारा। एक मानचित्र खींचने की कोशिश करता हूं कि ताज हिमालय जिसके सिर पर, ताज हिमालय जिसके सिर पर, और शिव नगरी है नाम केदारा। और क्यों ना गर्व करना चाहिए कि राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश हमारा, राम जन्म लेते हैं यहाँ पर, ऐसा सुंदर देश हमारा। और कैसा देश है कि घास की रोटी खा के जिए। यहाँ पे साहब इतिहास में अकबर को महान कहा जाता है कि घास की रोटी खा के जिए, राणा जैसे यहाँ लाल हुए, और काल से भी लड़ जाए यहाँ, नचिकेता से नौनिहाल हुए। और इतिहास के पन्नों में जाइएगा कि मृतदेह से अरिदल कांपते हो। एक युवा जो मोछ पे ताव देख के और एक जनेऊ धारण करता था, उसको पंक्तियां समर्पित करता हूं कि मृतदेह से अरिदल कांपते हो, आजाद यहां विकराल हुए। और धन्य धरा यह भारत की, जहां वीर सपूत कमाल हुए, धन्य धरा। और कैसे हुए हैं ये मैं ये सुनाना चाहता हूं। देखिए ताली ओली बजाने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग मन से सुनिए कि ओज में सवैया कैसे लिखा जाता है। मैं सुनाने की कोशिश करता हूं सर कि वीर धरा पे जन्म लिया, ये जीवन सारा धन्य हुआ है। वीर धरा पे जन्म लिया, ये जीवन सारा धन्य हुआ है। और हिय में उपजा दिव्य छटा, तब से उर आंगन धन्य हुआ है। और शोध करूं जब वीरों की,
शोध करूं जब वीरों की, उत्तंग सा यौवन धन्य हुआ है। और अशफाक सुभाष भगत सिंह के बलिदान से भारत धन्य हुआ है। अशफाक सुभाष भगत सिंह के बलिदान से भारत धन्य हुआ है। और सर ने जब शुरुआत की थी तो रामचरितमानस की बात की थी। मैं चाहता हूं कि साहित्यिक मंच पे एक राम जी का गीत मैं सुनाना चाहता हूं। मन से आशीर्वाद चाहिए कि हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या हैं और एक छोटी सी कलम क्या लिखती है। स्वागत है। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। मेरे लिए राम क्या है? इसके बाद आप 10,000 रुपया दान दीजिएगा मंदिर के लिए। अच्छा है सर। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं, राम संज्ञा नहीं, बोध सम्मान है। हर जटिल प्रश्न के चिर समाधान है। राम संज्ञा नहीं, बोध सम्मान है। और क्या है राम की परिभाषा देने की कोशिश करता हूं कि पंथ जिसको दिखाई न दे सत्य का, राम आदर्श है उस मनुज के लिए। और पाप पंकिल सदा जो रहा सृष्टि में, राम है काल से उस दनुज के लिए। क्या बात है। अर्थ जिनके लिए कुछ नहीं स्वार्थ का, अर्थ जिनके लिए कुछ नहीं स्वार्थ का, इसलिए राम मानव न भगवान है। राम संज्ञा नहीं, बोध अभिमान है। और ब्रह्मांड की कोई शक्तियां नहीं थी जो उनके अधीन न हो। राम संज्ञा नहीं, बोध अभिमान है। बहुत प्यारा है। क्या सुनाना चाहता हूं कि शक्ति होते हुए जो विनत प्राण हो। ब्रह्मांड की कोई शक्तियां नहीं थी जो उनके अधीन न हो। आज हम लोग क्या करते, थोड़ी सी शक्ति मिल जाती है तो हम अहम में जीने लगते हैं सर। कि शक्ति होते हुए जो विनत प्राण हो, त्याग कर राज सुख भोग वनवास ले। वंचितों के लिए ही महज सांस ले, साधुता के लिए ही सदा वो जिए। अर्थ उनके लिए कुछ नहीं स्वार्थ का, इसलिए राम मानव न भगवान है। राम संज्ञा नहीं। और क्या सुनाना चाहता हूं कि राम का अर्थ इतना सरल भी नहीं। मैं जिसे लघु समस्या से लिखूं दंभ में, राम है नाम गुरु एक विस्तार का, नाम जिसका गुथा हर खड़ग खंभ में। राम का क्या परिभाषा देना चाहता हूं सर कि राम का अर्थ इतना सरल भी नहीं। मैं जिसे लघु समस्या से लिखूं दंभ में, राम का नाम इतना सरल भी नहीं। मैं जिसे लघु समस्या से लिखूं दंभ में, राम है नाम विस्तार गुरु विस्तार का, नाम जिसका गुथा हर खड़ग खंभ में। नत करूं माथ कहकर यही आज मैं, नत करूं माथ कहकर यही आज मैं। राम इस सृष्टि के संज्ञा नहीं, बोध सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। राम संज्ञा नहीं, बोध परिणाम है। इसी के साथ 10,000 रुपए की राशि अरुण पांडे जी ने मंदिर के लिए दी। कोई लेने वाला हो तो ले सकता है। लिफाफा यहाँ रखा है उनका। और
बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जिस तरह से वीर रस को चीज़ों को शुरू किया और राम पर जाकर ख़त्म हुआ। मैं सोच रहा था कि डॉक्टर पांडे स्वयं में एक अच्छे सर्जन हैं। जब ये मान लीजिए बंगाल में आज कविता सुनाते होते तो पहले तो सर्जरी करते, उसके बाद पोस्टमार्टम भी लगे हाथ करना शुरू कर देते क्योंकि इनकी कविता पता नहीं कितनों का बदलान ले ली होती। बहुत ही शानदार कविता के लिए बहुत ही शानदार तालियों की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि जब यहाँ पर उमेश जी नाम ले रहे थे हमारे सारे कवियों का, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंच पर कवि बैठे हुए हैं। मैं अपने आप के अंदर एक ग्लानि महसूस करूंगा यदि मैं हमारे प्रांगण में जो कवि बैठे हैं यदि उनका मैं एक बार नाम भी न लूं और उनका सम्मान न करूं तो मेरे ख्याल से मंच से इस धरा का सम्मान नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं डॉक्टर हरिओम जी का नाम लेना चाहूँगा, जो न सिर्फ इसके अध्यक्ष हैं लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छे शायर और बहुत अच्छे कवि, मैंने आपको बहुत ही पास से सुना है और अब तो चूंकि सोशल मीडिया हम सुनते रहते हैं, उनको सभी ने सुना है। हम उनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, हम तालियां बजाते रहेंगे। हमारे लिए हमारे सामने डॉक्टर सरला अस्मा जी बैठी हुई हैं, बहुत ही अच्छी साहित्यकार और संगीतकार। शोभा त्रिपाठी जी बैठी हुई हैं, कहीं मैं नज़र आई थी मुझे वो। हमारे सामने विनोद विख्यात जी बैठे हुए हैं, ये कभी कभी कवि हो जाते हैं, अदरवाइज नीचे ही बैठे रहते हैं। जैसे कल प्रेम की बात है तो ये कवि होने वाले हैं कल। रेणु हमारे सामने बैठी हैं, मेरे ही डिपार्टमेंट की है, बहुत ही अच्छी कवित्री हैं। इंद्रासन जी मुझे दिखाई दे रही थी, उनकी भी कविताएं मुझे सुनने को मिलती हैं। प्रतिभा गुप्ता जी हमारे बीच हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पर नीचे इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं तो ये तो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर से नीचे चला जाए और आप लोग ऊपर आ जाओ, क्योंकि भारी चीज़ उधर बैठी हुई है, इधर हल्की चीज़ है। उमेश जी के आपने कला को देख लिया था। चंद्रदेव दीक्षित जी हमारे बीच में है, कहीं मुझे दिखाई दे रहे थे। कृष्णानंद राय जी और डॉक्टर अम्बरीश, मुझे एक और नाम बताया गया एपी तिवारी जी का। आप सभी का हम मंच से जोरदार तालियों से स्वागत करें कि ये देखिए सामने वालों को सुनना बड़ा मुश्किल काम होता है और आप इतनी देर से सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि जो बीच में जगहें थी वो वैसी हैं जैसे पहले थी। कुछ लोग जरूर नेचुरल कामों के लिए बाहर जा रहे हैं, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, वो करके तुरंत आ जाएंगे ठीक, नहीं तो हम श्रद्धांजलि यहाँ से दे देते हैं। और हम प्रेम की बात जब किया करते हैं तो एक किसी ने बड़ा सुंदर प्रेम की परिभाषा लिखी कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो एक बड़े विद्वान इसमें से अर्थ निकालने लगे कि इस ढाई अक्षर में प्रेम कहाँ से आ गया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जानते हो जो प्रेम का प है ना वो पुरुष होता है और प्रेम का म जो है ना वो महिला होती है, और जो बीच में र छुपा है ना रति, यही प्रेम है। उन्होंने प्रेम की परिभाषा इस तरह प और म, जो पुरुष और महिला के बीच में छुपा हुआ जो तत्व है वो प्रेम है। ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। लेकिन जब किसी माँ से पूछो प्रेम क्या होता है ना, तो उसके लिए प्रेम वो होता है कि उसका बच्चा छोटा सा दूध पी ले किसी तरह, चाहे उसे लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी जाना पड़े। जब किसी बालक से पूछो ना प्रेम क्या होता है तो उसे लगता है कि अम्मा मेरी एक कविता सुन ले, यह देखो यह मेरी गुड़िया, अम्मा तुमने देखी गुड़िया। किसी किशोर व्यक्ति से पूछो कि प्रेम क्या होता है, तो राम जब फुलवारी में गए तो उन्होंने देखा सीता आ रही हैं, तो उनके अंतर्मन में एक किशोरावस्था की भावना उठी कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि बाजी। उनके अंदर कामदेव बजने लगा। तो प्रेम की समय काल परिस्थिति के अनुसार परिभाषा चेंज होती है। हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ेंगे। आइए हम आमंत्रित करते हैं शोभा दीक्षित जी को। शोभा ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई थी जब वो शुरू में वाणी वंदना के लिए आई थी। हमारे बगल में बैठी हैं, थोड़ी देर के लिए मेरी सीट खाली हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि आप आएँ और प्रेम की इस परिभाषा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियां शोभा दीक्षित जी के लिए, न सिर्फ इसलिए कि वो एक कविता सुनाने आ रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि अपने सहपाठियों, अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस मंच को सजाया है। शोभा दीक्षित जी। सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को आप लोग को मिल रही हैं। मुख्य अतिथि महोदय को प्रणाम, अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ। और प्यार की बात हो रही है, प्रेम की बात हो रही है, तो मैं 4 पंक्तियों से अपनी शुरुआत करती हूँ और माँ मानवी के श्री चरणों में 4 पंक्तियाँ अपनी देती हूँ। माँ के एक रूप को मैं अपनी 4 पंक्तियों में आप लोगों के सामने रख रही हूँ। देखिएगा मैम। ये जीवन संचरण इसमें कहाँ आराम आता है, क्या बात है।
ये जीवन संचरण इसमें कहाँ आराम आता है, कहाँ संघर्ष में अपना हमेशा काम आता है। जो तेरे काम आए हो बिना कुछ चाह कर तुझसे, जो तेरे काम आए हो बिना कुछ चाह कर तुझसे, अकेला बस अकेला उनमें माँ का नाम आता क्या बात है। है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। अकेला बस अकेला उनमें माँ का नाम आता है। और माँ की बात की है तो पिता के लिए भी मैं 4 पंक्तियाँ देना चाहती हूँ। देखिएगा कि तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है, तुझे खुश देख कर जलता तबाही देख सकता है। कौन? जमाना रोशनी में भी सियाही देख सकता है। तो किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है, तो किस भगवान के कदमों में जाकर सर झुकाता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। तुझे खुद से बड़ा केवल पिता ही देख सकता है। और रिश्तों की बात की है तो 4 पंक्तियां में बहुत प्यारा रिश्ता होता है हमारे बीच में बेटी का मैम, तो मैं बेटी के लिए भी 4 पंक्तियां आपके सामने रखती हूँ। मैं बस इसके बाद एक और मुक्तक पढ़ूंगी और एक गज़ल, क्योंकि मुझे अपने अतिथियों को सुनना है, तो बानी के तौर पे बस मैं एक गज़ल रखूंगी। देखिएगा कि सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी, सुखद संवेदना का नेह का उपमान है बेटी। हुए रिश्ते सभी मरुथल सरस उद्यान है बेटी। यह है मुस्कान अधरों की, ये ध्वनि मंदिर की घंटी की। यह है मुस्कान अधरों की, ये ध्वनि मंदिर की घंटी की। देखिए एक बेटी आ गई। हमारे घर में ईश्वर का बड़ा वरदान है बेटी, हमारे घर में ईश्वर का बड़ा वरदान है बेटी। और प्रेम का सप्ताह चल रहा है, प्रेम की बात हो रही है। मैं 4 पंक्तियां प्रेम के लिए देती हूँ अपने लिए कि मैं किससे प्रेम करती हूँ। द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, द्वार पीड़ा का बंद हो जाए, मन की रफ्तार मंद हो जाए। अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, अपने अस्तित्व पर लिखूं राधा, और कान्हा का छंद हो जाए, और कान्हा का छंद हो जाए। और एक गजल मतलब देखिएगा। दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है, दिल से तेरा दिल से तेरा ख्याल निकलता ही नहीं है। मौसम किसी तरह ये बदलता ही नहीं है, मौसम किसी तरह ये बदलता ही नहीं है। और शेर देखिएगा कि सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हों, सूरज के रास्ते में बदलियां हजार हों, सूरज कभी भी राह बदलता ही नहीं है। अच्छा शेर।
बहुत बढ़िया, सूरज बहुत प्यारा शेर। कभी भी राह बदलता ही नहीं है। और एक शेर कुछ इस तरह से है कि दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत मगर, दुनिया के बाजारों में चलाया बहुत मगर, सिक्का ये मोहब्बत का है चलता ही नहीं है। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शानदार। सिक्का ये मोहब्बत का है चलता ही नहीं है। और प्यार का एक ही रूप कि जिसने भी एक बार मोहब्बत की मैं चखी, जिसने भी एक बार मोहब्बत की मैं चखी, वो शख्स मैं कदे से निकलता ही नहीं है। बहुत बढ़िया, फिर से बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर बहुत शोभा, बहुत प्यारा। पीछे बैठा है। और बेहद शुक्रिया आप सभी का। शोभा श्रीवास्तव रहा होगा वो। मैं दीक्षित हूँ, श्वास तो नहीं हूँ। तो और लिखा शेर गया है कुछ कि इस मैं तरीके से- कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला, कि मेरी लोहू में है 75% हाला। तो मुझे लगा कि दीक्षित थी, श्रीवास्तव शादी हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं द्विवेदी थी और दीक्षित में शादी हुई। अच्छा, नो Pure कंट्रोवर्सी, नो कंट्रोवर्सी। बेहद शुक्रिया आप सभी का। और एक देखिएगा कि मोहब्बत करने वालों को किस बात का गम होता है मैम, किस बात का गम होता है उनको, देखिएगा। दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है। दुनिया का गम नहीं है, तेरी याद का गम है। दिल है कि किसी हाल बहलता ही नहीं है। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। दिल है कि किसी हाल बहलता ही नहीं है। और आज के दौर का एक शेर, उसके बाद भक्ति का शेर पढ़ूंगी कि वो मेरी गली जिंदगी गुजार रहा था, वो मेरी गली जिंदगी गुजार रहा था, अब वो मेरी गली से गुजर। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बैरिकेडिंग होगी, बैरिकेडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और मक्ति का बहुत प्यारा शेर है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया। गली खुलवाई वो जाए भाई। मेरी गली जिंदगी गुजार रहा था, वो मेरी गली जिंदगी गुजार रहा था, अब वो मेरी गली से गुजरता ही नहीं है। और मक्ते का शेर पढ़ूंगी और अपना स्थान लूंगी कि ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना, ये कैसा रोग दिल को लगाया है भावना, तू ही संभाल मुझसे संभलता ही नहीं है। बात शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। तू ही अपने अध्यक्ष महोदय के सामने पढ़ना मेरा एग्ज़ाम है, मतलब मैं पास हो जाऊं
तू ही संभाल मुझसे संभलता ही नहीं है, दिल से तेरा ख्याल निकलता। अक्सर ऐसा होता है कि मरीज बैठ के डॉक्टर का इंतजार करता है, लेकिन इस बार उल्टा हो गया, डॉक्टर पहले आके गुजर गया, उसके बाद मरीज आया। नहीं तो दिल का ख्याल जो है सर्जरी से निकलवा दिया जाता हम लोग। और ये कैसा रोग दिल पे लगाया है भावना, तू ही संभाल मुझसे संभलता ही नहीं है। देखिए प्यार मोहब्बत तो चलती रहेगी, और प्यार देखिए आनंद सब लोग लीजिए, क्योंकि यहाँ कोई किसी को देख नहीं रहा है, कैमरा वैमरा नहीं लगा हुआ है, चिंता मत कीजिएगा, घर तक नहीं जाएगा। मैं अभी जब 10-90 बना विगत दिनों, जब रोमियो ब्रिगेड बना है ना, रोमियो ब्रिगेड बना, तो हमारे जो IAS टाइप के अधिकारी हम लोग होते हैं, उनमें कुछ लोग दिल्ली चले जाते हैं, तो वहाँ जाके बड़े अधिकारी हो जाते हैं। तो मेरे पास एक बड़े अधिकारी का फ़ोन आया कि यार एक लड़का बहुत परेशान है, ज़रा देख लो, उसका कुछ समस्या है। तो हमने कहा साहब भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लड़का मेरे पास आया खोजते खोजते बापू भवन में। तो हमने पूछा क्या बात है? कहे सर कि मेरी वाली को 10-90 पे पुलिस ने पकड़ लिया। तो हमने कहा तुम्हारी वाली को पकड़ लिया, तुम कहाँ थे? कहता वो हजरतगंज में जाम लग गया था, फंस गया। तो हमने कहा यार एक को पकड़ने का तो कोई संविधान ही नहीं है, 2 एक साथ पकड़े जाएंगे। कहे साहब दूसरे के साथ पकड़ लिया। तो हमने कहा यार दूसरे के साथ पकड़ लिया तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अध्यक्ष जी छोड़ के चले गए भाई। हमने कहा भाई दूसरे के साथ पकड़ लिया तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो, जाने दो। उसने कहा साहब सब ठीक है, पकड़ लिया है, उसको पकड़ ले गए और GD में लिख रहे हैं कि ये वाली उसकी है। साहब मेरी है, मुझे गिरफ्तार करवा दो, उसको छुड़वा दो। देखिए प्रेम की कितनी पराकाष्ठा है, और इस पराकाष्ठा को हम प्रणाम करते हुए, जो 10-90 इसलिए बनाया गया था कि वहाँ पर 10-90 जैसी कोई कार्रवाई न हो, उसके पीछे सारी 10-90 वाली कार्रवाई होती है। कभी आप लोग घूम के जाएं, बड़ा पिकनिक स्पॉट है। आइए हम श्लेष गौतम जी को बुलाते हैं, उसी 10-90 की अंधेरी गलियों से वो आए, और ये भी 10-90 से छूटी के आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार। आप सबकी उपस्थिति सचमुच कविताओं को लेकर एक ऐसी आश्वस्ति है जिसको हम सभी यहाँ पर रचनाकार महसूस कर रहे हैं, जहाँ न्याय की ये पीठ बैठी हो और इधर शब्दों के सब रचयिता हों और आप सबकी उपस्थिति हो। बहुत बढ़िया। प्रेम को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं जी। प्रयास यही करूँगा, कानून और कविता का मेरा भी काम है, लेकिन अब जिस रास्ते से आप ले चल रहे हैं, अखिलेश सर के एक संचालन के लिए पहले मैं तालियां आमंत्रित कर रहा हूं। जिस तरह से हर रचनाकार को न सिर्फ बुला रहे हैं बल्कि रचना पाठ को भी व्याख्यायित कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रेम में कहा बहुत कम होता है, अनकहा ही ज्यादा रहता है। आपके मानने से होता क्या है? इसलिए कह रहा हूं सर, 4 पंक्तियां पहले दूंगा। स्वागत है। कलीम दादा बैठे हैं, सर्वेश भैया, पूरा मंच बैठा है। मैं तो कानून की PhD मेरी तो कानून में रही, लेकिन प्रेम की एक PhD के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। दिल में मूरत बना के बैठी हो, दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। दिल में मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। वाह वाह, क्या दिल बात में है। मूरत बना के बैठी हो, फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम, शोध मीरा पे कर रही हो तुम। ये कृष्ण जी का दर्द है ये। और डॉक्टर हरिओम सर भी आ गए। ये कानून की भी पीठ मुझे बैठी दिखाई दे रही है। अब तो खैर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कानून पढ़ाता हूं, लेकिन इस जो माननीय हमारी पीठ होती है, आप आज भी देखिए कि देश का एक भरोसा होता है। कभी भी कोई बात होती है तो आदमी कहता है हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे। इसका मतलब इसके प्रति आज भी बहुत आस्था बनी हुई है। मैं 4 पंक्तियां देता हूं उसी कानून के सम्मान में। आज हमारे 2 माननीय न्यायमूर्तिगण भी यहां बैठे हैं। फिर और आगे उसके काव्य पाठ ले चलता हूं कि अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है।
अदालत सूर्य है वो न्याय का जिससे उजाला है, मुसीबत जब पड़ी है मुल्क पर इसने संभाला है। हमारे काम को देखो हमारे वस्त्र मत देखो, हमारी आत्मा उजली है केवल वस्त्र काला है। हमारी आत्मा उजली है, हमारी आत्मा उजली है केवल वस्त्र काला है। प्रेम की बात हो रही थी, जैसा मैंने कहा कि इसमें कहा कम होता है और अनकहा ही ज्यादा रहता है। एक प्रयोग मैंने किया था, वो आपके सामने रखता हूं। बात मेरी कर रहा होगा, क्या मिसरा है भाई, बात मेरी कर रहा होगा, कर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, डर रहा होगा, नाम लेने से डर रहा होगा, डर रहा होगा, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, हाईवे है, जिंदगी बेबसी का हाईवे है, आज वो भी गुजर रहा होगा, आज वो भी गुजर रहा होगा। और प्रेम कहाँ कहाँ से आता है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि विश्वविद्यालय में तो जब इन नए बच्चों से रोज मिलना होता तो वहीं से मैंने 4 पंक्तियां वहां से भी ली, उसी कानून को पढ़ाते पढ़ाते, कि उससे मिलने की कसक रहती है, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती, उससे मिलने की कसक रहती है, ख्वाब मिलने के बुन नहीं पाती, रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती, रोज जाती हूं क्लास में लेकिन सर जो कहते हैं सुन नहीं पाती। और आज यह जो काव्य मंच सजा है, इस कोरोना काल में एक ऐसी रोशनी का काम कर रहा है जो काटने का काम कर रहा है। तो मैं आप सबकी इस आयोजन के लिए, इस सोच के लिए कहना चाहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। और जब प्रारंभ में ही जब डॉक्टर हरिओम सर पढ़ रहे थे, वो 2 शेर भी अपने आप में काफ़ी अपनी बात कह सकते थे, और उन्होंने कहा भी, मैं उसी और 4 पंक्तियां अपनी देना चाहता हूं। जैसा कि कबीरा के ढाई आखर की बात हो रही थी, प्रेम का रंग जो होता है शाश्वत होता है, कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। और जिस नारी शक्ति, अभी सिकंदर हारा नहीं है, चिंता नहीं हारा हुआ है। मैं उस एक कविता की ओर आ रहा था, डॉक्टर मालविका हरिओम जी, जैसा कि प्रारंभ में ही कहा गया कि कविता की यह शाम, कविता के इन सरोकारों को लेकर के जिस तरह से आपने सजाया, तो एक छोटी सी कविता है, गजल आप कह सकते हैं, इसी नारी शक्ति को और इसी आधी आबादी को मेरी समर्पित है। और आप सबका साथ चाहूंगा कि हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है, जो एक बेटी न हो, पूरा समर्थन चाहूंगा, हो चाहे लोग जितने फिर भी घर वीरान लगता है, जो एक बेटी न हो तो घर भी कब्रिस्तान लगता है। मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, मैं जब भी छूता हूं बिटिया तेरी नन्ही हथेली को, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है, हरी घासों का कोई मखमली मैदान लगता है। बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, बुरा है दौर बेटी जब तलक बाहर रहे घर के, थमी रहती हैं सांसें जिस्म भी बेजान लगता है, थमी रहती हैं सांसें जिस्म भी बेजान लगता। जैसा कि सर आपने उसमें कहा था, विदा और बेटी, सारा संदर्भ की, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, विदा होकर के बेटी तू गई है जब से इस घर से, महज ईंटें और गारे का कोई सामान लगता है, महज ईंटें और गारे का
कोई सामान लगता है, बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई, बहुत तकलीफ में था, बहुत तकलीफ में था सुन के बेटी घर चली आई। हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है, हुआ मुश्किल था जीना अब मगर आसान लगता है। इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम, इन्हें आने दो दुनिया में तभी कहना ये गौतम तुम। गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है, गुलिस्ता अपना परियों का ये हिंदुस्तान लगता है। और सचमुच जिस मन और जिस भाव से आप लोग सुन रहे हैं उसके तो क्या कहूं, प्रयाग की धरती से हूं तो चार पंक्तियां बरबस ही याद आ गई, जहां बच्चन पंत निराला फिराक अकबर इलाहाबादी उमाकांत मालवी कैलाश गौतम जी की पूरी परंपरा है। चार पंक्तियां देता हूं सोना रूपा जी। शुभ ये आरंभ है मत कहो अंत है, शुभ ये आरंभ है मत कहो अंत है। तन ये गिरहस्त का मन हुआ संत है, तन ये गिरहस्त का मन हुआ संत है। रंग में डूब कर राग में डूब कर, रंग में डूब कर राग में डूब कर, मन निराला हुआ मन हुआ पंत है, मन निराला हुआ मन हुआ पंत है, मन निराला। मुझे अपने एक दो दोहे याद आ रहे हैं और जिस तरह से यहाँ कविताएं पढ़ी जा रही हैं जिन सरोकारों को लेकर के, एक दोहा अपना देता हूँ और आप तक पहुँचेगा तो ज़रूर आपका प्यार मिलेगा कि ये सारा ये जो मंच है आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग आते हैं, आप लोग समय देते हैं। हम देख सकते हैं तमाम रचनाकार भाई राजेश जी, मृत्युंजय भाई सब लोग बैठे हैं और ये पूरा आप सब लोगों की उपस्थिति है। तो मैं कहना चाहूँगा कि लिखा किया रह जाएगा, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर। इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते नहीं, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर। और जाड़े का यह समय भी है। एक और दोहा कभी प्रयोग किया था, बड़ा प्यार मिला था, आपके सामने रख रहा हूँ। बड़ा श्री मंच है, बहुत समृद्ध मंच है साहित्य और शायरी को लेकर के, कि एक प्रयोग देखे सर कि हम लोग कहते हैं मोरालिटी चली गई और ये अगर होती तो खास नैतिकता बहुत मर रही है। दो मैंने दोहे प्रयोग किए। अखिलेश सर देखें, दो प्रयोग देखें उसी नैतिकता की जिसकी बात और दुहाई रोज होती कि गिरने के इस दौर का, मैं इसलिए हिम्मत कर पा रहा हूं कि आज वो मंच नहीं है जहां हम लोग को बड़ी तालियों की बड़ी दरकार हो, यहां आप लोग मन से सुन रहे, बड़ा मजा आ रहा कि गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, गिरने के इस दौर का आंखों देखा हाल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल, पारा जाड़े में गिरा नियत पूरे साल। अच्छा, विज्ञान से तो विज्ञान मेरे लिए बड़की भौजी कृति उधर हम कभी नजर उठा के देखबे नहीं किए, बड़ा डर लगता था हमको लेकिन मैंने एक दोहे में प्रयोग किया और इसी मोरालिटी के एस्पेक्ट को लेके, इवन हमारे लॉ में भी मोरालिटी को सेपरेट कर दिया गया, वो खैर बात की बात है, लेकिन आपके सामने रखना चाहता हूं। लेकिन ये बताना चाहता हूं, यहाँ पे न्याय की पीठ भी बैठी है, काश कि ये मोरालिटी हमारे लॉ में भी होती तो आज इतने सारे कानूनों की भी जरूरत नहीं पड़ती। खैर, एक और दोहा देखे भैया, जिस गति से नीयत गिरी, सर देखें, जिस गति से नीयत गिरी उस गति से ईमान, जिस गति से नीयत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। अरे आप लोग कविता सुन रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां, मतलब अद्भुत है आप लोग। जिस गति से नीयत गिरी उस गति से ईमान, दोनों की गति देखकर न्यूटन भी हैरान। और एक जो इशारा हुआ था शुरू में कि कैसे कैसे आजकल किरदार मिलते हैं, तो बड़े बड़े जो नाम है, बड़ा मन हो रहा है जिस तरह से आप लोग आनंद से सुन रहे हैं, शायद ये सब पंक्तियां कहीं और सुनाने को नहीं मिल पाती हम लोग को, कि बड़े बड़े जो नाम हैं यारों समकालीन, बड़े बड़े जो नाम हैं यारों समकालीन, कदमों के आगे वही हो जाते कालीन, कदमों के आगे, बहुत बहुत मजा आ रहा, कदमों के आगे वही। क्योंकि देखिए, बाकी सुनाना हो तो बिल्कुल देखिए, अभी चार पंक्तियां रखता हूं कि हमारा जिस्म बोलेगा
हमारी जान बोलेगी। हाँ। हमारा जिस्म बोलेगा, हमारी जान बोलेगी, हमारे रूह की शान बोलेगी। वतन के वास्ते जब भी हमारा सर कलम होगा, लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। लहू की आखिरी वो बूंद हिंदुस्तान बोलेगी। और इसलिए बोलेगी साहब, क्योंकि यहाँ सब वादों से हम लोग परे हैं। हम लोगों के अंदर जो ऊर्जा और जो चेतना वो ये है कि न पूंजीवाद रहता है, न नक्सलवाद रहता है। न पूंजीवाद रहता है, न नक्सलवाद रहता है। हमारा दिल मोहब्बत से सदा आबाद रहता है। चला जाऊं कहीं भी दोस्तों दुनिया में मैं, लेकिन मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। मेरी हर धड़कनों में मुल्क जिंदाबाद रहता है। और 1-2 मिनट आपके बीच और उसके बाद फिर मैं अपना निश्चित तौर पर स्थान लूंगा। जिस तरह से अभी कविता आप लोग सुन रहे हैं और जिस तरह से आप आनंद में हैं, आप भी और हम लोग भी, हमारे पास शब्द नहीं है उसको बयान करने को, क्योंकि यह जरूरी है कविता और सर्जना के मंच में आप लोगों का साथ। परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी। परिंदों में अमन के वास्ते अब चील परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी। हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी। परिंदों में अमन के वास्ते अब चील जाएगी, हकीकत को बयां करने को फिल्मी रील जाएगी। समझ जाओ अदब के वारिसों, समझो सियासत को, ये डायन मीर गालिब सूर तुलसी लील जाएगी। कलम के शब्द बीच आपकी जागृति, आपकी जिंदा दिली और आपके सच बयानी का सबूत है। तो वो कलम जिंदा रहने चाहिए। तब मैं कहना चाहता हूं कि हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए। हो चुके सवाल अब जवाब चाहिए। क्या हुआ, कैसे हुआ, हिसाब चाहिए। बरसों से खौलता हुआ लावा ये कह रहा, इस सदी को फिर से इनकलाब चाहिए। इस सदी को फिर से इनकलाब चाहिए। हम तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं, मुल्क की सूरत बदलना चाहते हैं। सांप जहरीले हैं जो भी इस चमन में, हम सभी के फन को चलना चाहते हैं। हम सभी के फन को चलना चाहते हैं। जहां पर दूरियां पनपे वहां पर पास लिख देना, जहां पर दम निकलता हो वहां पर सांस लिख देना। तुम्हें उम्मीद भारत की है, तुमसे इल्तजा इतनी, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, बदल देना व्यवस्था को। और मैं चलते चलते बस 2-4 पंक्तियां, शुरू में किसी ने कविता पढ़ी थी कि कविता जन्मी कहां से या क्या है। निश्चित तौर पर कविता पीड़ा की बात है। अगर मैं 1-2 पंक्ति भूलूंगा तो क्षमा चाहूंगा। वो मेरी नई कविता नई सदी को पढ़ो कबीरा से है। उठो कबीरा, बढ़ो कबीरा, नई सदी को पढ़ो कबीरा, शब्दों को हथियार बनाकर फिर दुनिया से लड़ो कबीरा। तो इस तरह की चेतना की कविता। लेकिन मैं उस कविता तक आना चाहता हूं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं कि आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं। कविता कहना आसान नहीं, कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है, इनकलाब होती है, कविता गंगा जल होती है। कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है, इनकलाब होती है, कविता गंगा जल होती है। रंग हुआ करती है, कविता राग हुआ करती है। राजमहल में मीरा सा बैराग हुआ करती है। राजमहल में मीरा सा, वहां से बस मैं 4-6 पंक्तियां की। कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है। कठिन समय का हल होती है, नई पहल होती है। हाँ देखिए वो मैं भूल रहा हूं। आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं। आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं। एक खुशी को बरसों तरसी तब कविता कह पाए हैं। आंखें बादल बन बन बरसी तब कविता कह पाए हैं। एक खुशी को बरसों तरसी तब कविता कह पाए हैं। कांटों वाली सेज पे सोए तब कविता कह पाए हैं। रातों को उठ उठ कर रोए तब कविता कह पाए हैं। दर्द के सागर पीकर आए तब कविता कह पाए हैं। चोट पे चोट बराबर खाए तब कविता कह पाए हैं। चोट पे चोट बराबर खाए तब कविता कह पाए हैं। अपमानों का घूंट पिया जब तब कविता कह पाए हैं। अपमानों का घूंट पिया जब तब कविता कह पाए हैं। खुद हाथों से जख्म सिया जब तब कविता कह पाए हैं। कई रात जब नींद ना आई तब कविता कह पाए हैं। महफिल ने जब दी तन्हाई तब कविता कह पाए हैं। महफिल ने जब दी तन्हाई तब कविता कह पाए हैं। अपनों से जब पाए धोखे तब कविता कह पाए हैं। अपनों से जब पाए धोखे तब कविता कह पाए हैं। सूझ गई आंखें रो रो के तब कविता कह पाए हैं। टूट गए सारे जब सपने तब कविता कह पाए हैं। बदल गई दुनिया सब अपने तब कविता कह पाए हैं। शब्द हुए जब संस्कार हम तब कविता कह पाए हैं। अक्षर अक्षर हुआ प्यार हम तब कविता कह पाए हैं। अक्षर अक्षर हुआ। बहुत बहुत प्रणाम। अक्षर अक्षर हुआ प्यार हम तब कविता कह पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रेष्ठ गौतम जी। आपने इस महफिल में 2 टोपियों की इज्जत रख ली, एक अपनी रख ली, एक हमारी रख ली। और एकमात्र सरदार जी हमारी महफिल में इस 1.25 लाख के इस प्राणी को मैं प्रणाम करता हूं। जोरदार तालियां सरदार जी के लिए बनाई जाए।